हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सू फेंग होता है सुजाकू सिटी के दोनों राजकुमारियों को तो बचा लेता है, लेकिन सू फेंग को एक लेटर मिलता है जिसमें उसे एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि उसके पूरे सू फैमिली को खत्म कर दिया गया है। अब आगे हमारा एपिसोड शुरू होता है जहां हमें उस मर्डर वाली रात को ही दिखाया जाता है, जहां सू फेंग के जो पिता होते हैं वो उसके लिए एक चिट्ठी लिख रहे होते हैं। मैं ये बातें वो कहते हैं कि भले कि तुम मेरे बायोलॉजिकल सन नहीं हो, लेकिन जब से तुम मुझे मिले थे मैंने तुम्हें अपने बेटी की तरह ही ट्रीट किया। आगे तुम अपने असली पेरेंट्स को ढूंढने की जो जर्नी पे निकले हो उसमें तुम कामयाब होगे, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हारा पिता मैं ही रहूंगा। इतना उनके लिखने की देर होती है कि वहाँ पे मर्डरर्स आ जाते हैं और उनकी पूरी फैमिली को वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। सू फेंग वहाँ पे पहुँचता है और उनके उस लिखे हुए लेटर को पढ़ता है जो उन्होंने भेजा भी नहीं था, इससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। यहाँ सू फेंग पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसके सभी फैमिली मेंबर्स की लाशें वहाँ पड़ी थी। जब अपने फादर की वो डेड बॉडी देखता है तो पूरी तरह से वहाँ स्टन रह जाता है। ओमिया और सूर्य उसे काफी समझाते हैं और इधर सू फेंग के जो माइंड में उसकी स्पिरिट क्वीन होती है वो भी उसे कंसोल करती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी और अब बारी उसके बदला लेने की है, और अगर वो अभी इस तरह से टूट गया तो फिर उन लोगों को वो कैसे सजा देगा जिन्होंने सू फेंग की फैमिली के साथ ऐसा किया है। आगे सू फेंग आसमान की तरफ देखता है और गॉड की यहाँ कसम खाता है कि जिसने भी ये किया है वो दुनिया के चाहे कोई भी हिस्से में छुप जाए, उसने जो उसकी फैमिली के साथ किया है उसके साथ भी वो वही करेगा। अब आगे हमें यहाँ कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सू फेंग अब भी बेहोश था और उसका ख्याल सोमिया रख रही होती है। यहाँ उसे 3 दिनों के बाद होश आया होता है, जहाँ जागने पर उसे पता चलता है कि जो उसकी एल्डर सिस्टर सूरी होती है वो इस मामले की तहकीकात करने गई होती है। सूरी के आती है सू फेंग उससे पूछने लगता है कि आखिर ये सब किसने किया था, जिसपे सूरी उसे कहती है कि तुम्हें ये मेडिसिन लेनी होगी, तभी वो आगे कुछ बताएगी। वो एक ही सांस में उस कड़वी मेडिसिन को निगल लेता है और आगे उसे पता चलता है कि ये सब कुछ करने वाले वो विलेज के बैंडिट्स थे, जिसपे सू फेंग उसे कहता है कि उसने कभी नहीं अपनी फैमिली से सुना था कि उनका कोई इस तरह का एनिमी भी है जो कि वो विलेज में है। इसपे सूरी उसे बताती है कि ये लोग किसी के दुश्मन नहीं होते हैं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं जो कि दूसरों से पैसे लेकर के इस तरह की किलिंग करते हैं। अब आगे ये जानते ही सू फेंग उस विलेज का पता पूछ रहा होता है, जिसपे सोमिया उसे रोकती है ये कहते हुए कि वो विलेज 5 टाइगर्स का विलेज हेड है। वहाँ के सभी लोग युआनवू रियल्म लेवल के मास्टर हैं, जिसके 100 फॉलोअर्स है, तो तुम्हें होश में काम लेना चाहिए और इस तरह से इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। जिसपे सू फेंग उससे कहता है कि सिर्फ तुम मुझे बताओ कि वो जगह कहाँ है। इसपे सूरी भी उसे यही कहती है कि वो कल जाएंगे और वो अपने साथ सुजाकू सिटी के भी कुछ ट्रूप्स को ले जाएंगे ताकि वो मिलकर उन पे हमला कर सके। जिसपे सू फेंग उन दोनों से काफी डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि वो कल की सुबह देख ही नहीं पाएंगे। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें उसी वुहू विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे बैंडिट्स जमा थे और वो अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। उनके ये बैंडिट्स का गैंग इतना बड़ा होता है कि आसपास के 5 टाइगर विलेजेस के भी गैंग के लोग उसमें शामिल होते हैं। लेकिन अब यहाँ धड़ल्ले से एंट्री मारता है सू फेंग और सारे बैंडिट्स उससे यही पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम कौन हो। हाँ, सू फेंग तो बदले की आग में जल रहा होता है, उन्हें अपनी आइडेंटिटी वो पेश करता। इससे पहले ही वो सवाल पूछने वाले उस बैंडिट को खत्म कर देता है। ये देखते ही उनका जो लीडर होता है वो सभी को ये ऑर्डर देता है कि जाओ उसे खत्म कर डालो। लेकिन हम यहाँ सू फेंग के आक्रामक अपीयरेंस को देखते हैं जिसके अंदर से एक ऐसी एनर्जी रिलीज होती है जिसके चपेट में जो भी बैंडिट्स आता था वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सारे बैंडिट्स सू फेंग के इस कहर से थर-थर कांपने लगते हैं और वो उस एनर्जी के नजदीक जाने से भी कतराते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है, इसीलिए सभी उसे यहाँ पे झुक के नमन करने लगते हैं। हाँ, अपनी जान के सभी वो भीख मांगने लगते हैं, जिसपे सू फेंग बस उनसे एक ही सवाल पूछता है, तुम लोगों को कोशान सिटी में सू फैमिली को खत्म करने के लिए किसने भेजा था। इस पे वो लीडर कोशान सिटी का नाम सुनते ही उसके जबान लड़खड़ाने लगती है। इससे पहले कि वो उस मर्डर के बारे में इनकार करता या कुछ कह पाता, सू फेंग उसके पास पहुंचता है कि अगर तुमने ना में मुझे जवाब दिया तो इससे पहले तुम एक शो को देख लो। बाकी हम देखते हैं कि सू फेंग के अंदर से इतनी भयावह एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उन बैंडिट्स का जो वुहू विलेज था वो पूरी की पूरी उसके चपेट में आ जाता है और सिवाय इन बंदों के वहाँ पे कोई भी नहीं बचता। आगे सू फेंग उस लीडर से फिर पूछता है कि कौन था वो। यहाँ पे वो इतना ज्यादा लड़खड़ाता है कि सू फेंग उसे 1 सेकंड का भी जवाब देने का टाइम नहीं देता और वो अपने पावर से उसे वहीं पे मार डालता है। देख के जो उसके दूसरे चमचे होते हैं अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और वहाँ उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि जुआन सिटी का यंग मास्टर लुयुन था, जिसने हमें कुशान सिटी के सू फैमिली को पूरी तरह से खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये काम तो सिर्फ हम पैसों के लिए करते हैं,
और हमें किसी से कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। और अगर तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं आता, हमारे बॉस के पास उस कॉन्ट्रैक्ट की अभी भी पर्ची मौजूद है, तुम उसे देख सकते हो। उसमें लुयन की ही हैंडराइटिंग लिखी होती है और एक ऐसी ही पर्ची रॉन के पास से सुफिंग को मिला था। उसमें रॉन को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि वो सुफिंग को मार डाले। ये जो बचे कुचे बैंडिट्स होते हैं यहाँ अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं, जिसपे सुफिंग उनसे कहता है ये काम मैं अपने डैड पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को वहीं भेज रहा हूँ और अब आगे वहाँ जाके उनसे तुम लोग माफी मांगना। ये 5 टाइगर गैंग के जो 5 लोग होते हैं यही जुआन यू रिल्म के होते हैं। तो फिर यहाँ उन सभी के स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें अपनी स्पिरिट क्वीन को दे देता है। अब उन्हें मारते ही ये सीन यही खत्म होता है। अगली सीन में हमें उसी ओल्ड मास्टर को दिखाया जाता है, कल्टिवेट कर रहा होता है, लेकिन पिछले 10 सालों उसकी प्रैक्टिस करने के बाद भी अपने नेक्स्ट लेवल जो कि तियान यू रिल्म होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तभी उसके पास एक सैनिक आता है जो उसे खबर देता है कि लुयन ने अपने आप को उस मुशाशी पैविलियन में बंद करके रखा है, जिसपे वो ओल्ड मास्टर जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर होता है किलिंग प्रिंस मेंशन का, और इसी ने लुयन को सपोर्ट किया होता है। यहाँ उससे कहता है कि लुयन को अब सच्चाई बताने का टाइम आ गया है। जैसे उसे सच पता चलेगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। अब आगे हमें मुसाशी पैविलियन को दिखाया जाता है, जहाँ लुयन ने अपने आप को किताबों का अंदर गड़ रखा होता है। किताबों की ढेर के नीचे उसे एक लेटर मिलता है और इस लेटर को जैसे ही वो पढ़ता है उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इतने में वो ओल्ड मास्टर जनरल वहाँ पहुँचता है और यहाँ लुयन को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताता है, और वो ये होता है कि जब ये लेटर तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा था तो मैं तुम्हारे जैसे ही स्टंट रह गया था। आगे वो कंटिन्यू करते हुए बताता है कि जब तुम छोटे थे और जब भी मैं तुम्हें देखता था मुझे ऐसा फील होता था कि तुम मेरे ही बेटे हो, लेकिन तुम्हारी माँ के लेटर ने मुझे इस बात पे पूरा यकीन दिला दिया। और अगर तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं है तो तुम अपनी मदर के इस बिलोंगिंग को देख सकते हो। वो उसकी माँ की हेयर पिन दिखाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लियोन इस ओल्ड मास्टर का ही बेटा है, इसीलिए तो वो इस पे इतना ज्यादा मेहरबान हो रहा था। इतनी बड़ी सच्चाई को लियोन एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। वो वहाँ से चिल्लाते हुए निकल जाता है और बस अपने आप से यही कह रहा होता है कि वो जुआन सिटी के लॉर्ड का बेटा है और उसके पिता और को नहीं बल्कि जुआन सिटी के लॉर्ड गोंग तियांग पिंग है। जैसे वो जनरल उसे टच करने आता है, लियोन पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और उसे हिट करने की कोशिश करता है। आगे वो जनरल उससे कहता है कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, इससे सच्चाई तो बदलेगी नहीं और तुम जुआन सिटी के ही यंग मास्टर रहोगे। आगे तुम उस सिटी के इनहेरिटेंस करोगे और उसके लॉर्ड भी बनोगे, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि असलियत में तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि तुम बस इस जुआन सिटी के ही लॉर्ड बन के रह जाओ। आगे वो उससे कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी कौन हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम आगे फ्यूचर में क्या बनोगे। जब से मुझे इस सच्चाई का पता चला है, मेरा बस अब ये ड्रीम बन चुका है कि जो मेरा बेटा होगा मेरी ट्रेनिंग के अंतर्गत वो न केवल तियान्यू रेल्म के हाईएस्ट लेवल को ब्रेक थ्रू करेगा, बल्कि इस पूरे किंग ज़ाओ कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड बनेगा और इस पे राज करेगा। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम अभी अपना नाम या पहचान बदलो। तुम्हें बस इतना करना है कि अभी गिव अप नहीं करना है और ना ही एक जगह पे दुबक के बैठना है, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हारा वेट कर रही हैं। क्योंकि वो एनुअल बाइशुगाओ हीरो हंटिंग शुरू होने वाला है, जिसे तुम्हें किसी भी हाल में जीतना होगा ताकि तुम अपने अगले रेल्म को ब्रेक थ्रू कर पाओ। आगे वो ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि अब से ये मुशाशी पैविलियन की सारी चीजें तुम्हारी हुई, जो कि मेरे फादर ने मुझे इनहेरिटेंस की थी और मैं ये अब तुम्हें दे रहा हूँ। यहाँ सीन चेंज होता है और हम आगे जुआन सिटी के लॉर्ड को देखते हैं, जो अपने बेटे के ना मिलने के गम में पी रहे थे। अब उन्हें क्या पता कि ये उनका बेटा था ही नहीं, कि उनके पास एक सोल्जर आता है जिससे वो सिटी के लॉर्ड उससे पूछते हैं क्या तुमने यंग मास्टर को ढूंढ लिया है? अगर तुमने मेरे बेटे लुयन को नहीं ढूंढा है तो याद रखना, और अगर तुम 3 दिनों के अंदर मेरे बेटे लुयन को नहीं ढूंढ पाओगे तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। आगे वो सोल्जर उन्हें ये भी खबर देता है कि वो विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसे करने वाले की आइडेंटिटी का अभी तक हमें पता नहीं, लेकिन वहाँ पे अब एक भी बंदा बचा नहीं है। ये सुनते ही सिटी के लॉर्ड शॉक हो जाते हैं और हमें उन्हीं के पैलेस के बाहर सुफिंग को दिखाया जाता है कि लुयन को ही ढूंढने के लिए वहाँ पे आया था और उसके एक सोल्जर को मार करके उसे पता चलता है कि लुयन यहाँ पे नहीं है। और उस मरे हुए सोल्जर के लेटर से उसे पता चलता है कि जो लुयन है वो सिलोंग सिटी से निकलने के बाद यहाँ पे पहुंचा ही नहीं। इसमें क्वीन उसे बताती है कि हो सकता है कि वो मार्क्समैन जिसने लुयन को रेस्क्यू किया था वो अपने साथ उसे ले गया हो। तो सुफिंग उसे बताता है कि वो मार्क्समैन और को नहीं बल्कि किलिंग प्रिंस मेंशन का डिप्टी जनरल मैनेजर था, जो कि काफी सालों से लिनरैन की वॉरशिप करता है। इसका मतलब यही है कि हमें उन्हें ढूंढने के लिए बाइशुगाओ हीरो हंटिंग में जाना होगा। और उस हीरोइक हंटिंग के बारे में मैंने सुन रखा है, जहाँ न केवल ट्रेजर्स होते हैं बल्कि मिस्टिकल मेडिसिन भी पाए जाते हैं जो किसी को अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में मदद करते हैं।
आगे वो क्वीन को वहाँ जाने के लिए मना लेता है, ये कहते हुए कि वहाँ पे उस मिस्टिकल मेडिसिन के साथ साथ उस पूरी जगह को गार्ड करने वाले अनगिनत मॉन्स्टर्स होते हैं और वो मॉन्स्टर भी युआनवू रिल्म के कल्टीवेशन लेवल पे होते हैं। सुनते ही क्वीन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सूफिंग से कहने लगती है कि हमें भी उस बाइसुजाओ हीरो हंटिंग में चलना चाहिए। वहाँ के ट्रेजर्स और मिस्टीरियस मेडिसिन सारे तुम्हारे होंगे, वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स के ओरिजिन्स मेरे होंगे, ताकि उन मॉन्स्टर कोर का यूज करके मुझे भी एक अच्छी खासी मील मिल जाए। आगे हम सूफिंग को देखते हैं कि वो लुयुन का नाम ऐसे कहता है जैसे कि वो अब उसे नहीं छोड़ने वाला और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं होता है फिनिश। तो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आप लोगों को इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए जरा भी वेट नहीं करना होगा कि अब इसके 2 एपिसोड से हर दिन अपलोड किए जाएंगे, तो आप लोगों ने लाजमी इसे हमारे ही चैनल पे देखना है। साथ ही मैं चाहती हुई आप लोगों को एक बार और याद दिला दूं कि अगर जिन लोगों ने मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे हमारी अब तक की जो नई सीरीज है वो वहीं पर कंटिन्यू की जा रही है। इसकी स्टोरी काफी अमेजिंग है और मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप उन्हें जाके वहाँ देख सकते हो, तभी आपको यकीन आएगा कि वाकई में स्टोरी काफी अच्छी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देने के साथ साथ मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी इस आवाज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।